आज 12 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी। आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार की टॉप खबरें। जी हां, आज 12 जून हो चुका है और आज 12 जून की बिहार की दिन भर की टॉप खबर लेकर आए हैं आपके लिए। आप हमारे साथ बने रहे। अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एक फर्नीचर व्यापारी ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। इस मामले पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर कोई न कोई आरोप लगाया होगा, उसी के आधार पर पुलिस केस दर्ज करके जाँच पड़ताल शुरू करके आगे की कार्रवाई करेगी। ये जाँच का विषय है जहाँ पुलिस देखेगी कि जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार न तो किसी को फंसाती है और न ही किसी को बचाती है। जब पुलिस प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जब बिहार में गर्मी ने 55 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, जब बिहार के 18 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के माने तो 4 डिग्री तक और टेम्परेचर बढ़ेगा। जी हाँ, राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश भागों में गर्म पछुआ के कारण भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बुरा हाल है। जब दिन में गर्म पछुआ हवा का प्रभाव से शरीर में जलन जैसे महसूस हो रहा है, तो फिर रात्रि में उमस भरी गर्मी से बुरा हाल है। भीषण गर्मी से राहत पाने को लेकर के लोग मानसून के आने का इंतजार कर रहे हैं। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून बीते 9 दिनों से बंगाल के इस्लामपुर में रुका हुआ है। आज जिन जिलों में हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया है उसमें है सिवान, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, नालंदा और नवादा। आज इन जिलों में गर्मी पीक पर रहेगी। यह दिन के दौरान भयंकर लू चलने की संभावना है। साथ ही साथ तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इन सभी 7 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं पर रोहतास, गया, शेखपुरा, पटना, वैशाली, सारण और गोपालगंज में भीषण लू चलने की भी प्रबल संभावना है। वहीं पर भभुआ, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोगों को उमस भरी गर्मी सताने वाली है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब सवाल है कि आखिर मानसून कब बिहार में दस्तक देगी, यानी कि बिहार में मानसून कब आएगी। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून के प्रवेश करने की तारीख 13 जून से 15 जून निर्धारित है। जब पूर्वानुमान के आधार पर 15 जून से मानसून को आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान अगर मौसमी सिस्टम सक्रिय होगा तो फिर 15 जून के पहले मानसून को आगे बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, बंगाल में किडनी से जुड़ा हुआ एक अलग तरीके का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक दूसरे की संतान के लिए 2 माताएं अपनी किडनी का दान करने जा रही है। आपको बता दें कि कोलकाता के SSKM अस्पताल में इसी सप्ताह 2 युवकों में किडनी का प्रत्यारोपण किया जाएगा, यानी कि किडनी लगाई जाएगी। अस्पताल सूत्रों ने बताया है कि किडनी दान करने वाली इन माताओं में से एक बंगाल और एक बिहार की रहने वाली है। दोनों की वयस्क संतान की किडनी खराब हो चुकी है और उनका SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब दोनों का ब्लड ग्रुप उनकी मां से मैच नहीं कर रहा था। या डॉक्टरों का ध्यान इस तथ्य पर गया कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से दोनों की मां की किडनी एक दूसरे के बच्चे के लिए फिट है। या डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने एक दूसरे की संतान के लिए किडनी दान करने का निर्णय लिया। जब बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में 2 राज्य के निवासियों की सहमति से एक ही समय में उनकी किडनी का प्रत्यारोपण किया जाएगा। दोस्तों, SSB ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर से 3 मानव तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देह व्यापार के लिए 2 नाबालिग लड़कियों को नेपाल ले जा रहा था। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा से SSB ने महिला सहित 3 मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। देह व्यापार के उद्देश्य से ले जाई जा रही 2 नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया गया है। 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्य क्षेत्र भारत नेपाल सीमा चौकी पिपरोन इलाके से मानव तस्करी को पकड़ा है। इन इलाकों में भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों को इस बड़ी कामयाबी मिली है। जब गुप्त सूचना के आधार पर चेक पोस्ट ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई में महिला सहित 3 मानव तस्कर को 2 नाबालिग लड़कियों को नेपाल ले जाने के दौरान पकड़ा है। जब बताया जाता है कि इन सभी को देह व्यापार के मकसद से भारत से नेपाल ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही SSB के हत्थे चढ़ गया। रंगदारी मामले में पप्पू यादव पर चौतरफा हमला हो रहा है। यहां तक कि रंगदारी मामले में पप्पू यादव पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। वहीं पर मंगलवार शाम दिल्ली से पटना पहुंचते ही पप्पू यादव ने इस मामले पर सफाई दी है और मीडिया में
जम करके हमला बोला है। जब पप्पू यादव ने कहा कि आप लोग हैं जिस बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं, आप लोग दोषी हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जिनकी हैसियत जीवन में 20 लाख की ना हो और पप्पू यादव की हैसियत 20 से 50 लाख के दिन में बांटने का हो, उस पर आरोप लगा रहे हैं। जब पप्पू यादव ने कहा कि वे हर दिन 20 से 50 लाख रुपए बांट रहे हैं, तो कैसे वो 1 करोड़ रुपए की किसी से अवैध वसूली कर सकता है और डिमांड कर सकता है। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हम उनके खिलाफ कल हाईकोर्ट जा रहे हैं कि वे व्यक्ति कौन है और 2021-22 में कौन बात किया है, 2021 में किसने बात की है। ये व्यक्ति कई लोगों के साथ गाली गलौज कर चुका है। जब सबका वीडियो वायरल है। पप्पू यादव ने कहा है कि ये व्यक्ति रोज दारू पीता है, उसका DNA जांच करवा लें। करीब 80 साल की उम्र में मोदी कैबिनेट मंत्री बने जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। जब पदभार ग्रहण करने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा कि मांझी जी, मैं आपको अपने विजन का विभाग दे रहा हूं। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान हो, जहां विकास की रोशनी नहीं गई है वहां विकास पहुंचे। इस विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको ये विभाग दिया गया है। वहीं पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि PM नरेंद्र मोदी मुझे इस लायक समझते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी का उदय किसी असाधारण घटना से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यह दावा किया जा रहा है कि ये भीड़ बिना टिकट के यात्रियों की है जो कि वंदे भारत ट्रेन में चढ़े हुए हैं। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी कि एक्स पर यह वीडियो शेयर किया गया है। ये वीडियो तो महज 5 सेकंड का ही है, लेकिन इसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचाना शुरू कर दिया है। जहाँ तहलका मचा दिया, वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन के कोच में कितनी भीड़ है, जब पुरुषों से लेकर के महिलाएं और फिर बच्चे तक भरे पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि जब वीडियो रिकॉर्ड किया गया था तब ट्रेन लखनऊ में खड़ी थी और भीड़ भाड़ वाले कोच में जगह बनाने की कोशिश में लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। इस वीडियो को अब तक कई लाख लोग देख चुके हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस का ये वीडियो है। इसके अंदर लोग ऐसा लगता है जैसे कि किसी जनरल कोच में सफर कर रहे हों। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार से मिलने वाले मुफ्त राशन योजना या फिर सस्ती दर वाले राशन का फायदा लेते हैं, तो फिर यह खबर आपके लिए है। जब मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से आधार और फिर राशन कार्ड जोड़ने की आखिरी तारीख को आगे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। इस बार सरकार की तरफ से इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। जब पहले आधार और फिर राशन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून थी, जिसे अब बढ़ाकर के 30 सितंबर कर दिया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट का इंतजार खत्म हो गया है। जहां आपको बता दें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC की तरफ से टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम सेशन 3 की नई तारीख घोषित कर दी गई है। यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर एग्जाम की नई तारीख देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले मार्च में होने वाली थी। जब BPSC की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2024 से शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 26 फरवरी 2024 तक का समय दिया गया था। जहां इस वैकेंसी के लिए अब परीक्षा 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक आयोजित की जाएगी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल में परिवर्तित कर दिया जाएगा और उसका नाम होगा जनसुराज पार्टी। इतना ही नहीं, उन्होंने जीत का भी बड़ा दावा कर दिया है। प्रशांत किशोर 1.5 साल से पूरे बिहार में जनसुराज पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर के उनसे बात कर रहे हैं। इस दौरान वे जनसभाओं में जो बातें करते हैं नजर आ रहे हैं, उसमें वे बीजेपी को टारगेट करते दिखते हैं। जनसभाओं में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी बताते हुए नजर आते हैं। जब बिहार के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी और ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार PM बनने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके 10 साल के राज में बिहार का कोई भी विकास नहीं हुआ है। बुलेट ट्रेन गुजरात में बन रही है, फैक्ट्री और रोजगार महाराष्ट्र में हो रही है, गुजरात से आ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा यह भी कहा है कि PM मोदी सिर्फ वोट मांगने के लिए बिहार आते हैं, वरना गुजरात और दूसरे राज्यों के ही वे दौरा करते हैं। इससे पहले वे PM मोदी को गुजराती बता करके बिहारियों का दोहन करने का भी आरोप लगा चुके हैं। इससे समझा जा सकता है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर किस मुद्दे पर, मतलब कि बाहरी और बिहारी पर लड़ना चाहते हैं।
बिहार से सांसद एवं लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। जहां आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस मौके पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी न सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं दी बल्कि उनको अपना बड़ा बेटा भी बता दिया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि भतीजे के लिए अब चाचा का दिल पिघला है। जब पशुपति पारस ने एक्स पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय दल से बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दरअसल इन दोनों के बीच उस वक्त तकरार बढ़ गई थी जब 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के तत्कालीन अध्यक्ष रामविलास पासवान का निधन हो गया था और पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया, जिसका नेतृत्व पशुपति पारस के पास था। जब बाद में चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन किया और पूरी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में लग गए। चिराग पासवान ने संयम के साथ परिपक्वता का भी प्रदर्शन दिया और उसका फल उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिला। दोस्तों, पहाड़ी रास्तों को सबसे खतरनाक माना जाता है। वहाँ कब भूस्खलन हो जाए और कब पहाड़ टूट करके नीचे गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी भूकंप की वजह से तो कभी भारी बारिश की वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती है। आए दिन पहाड़ी इलाकों से इस तरह की खबरें भी सामने आती है जिसमें जान माल का भी नुकसान होता है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर के वायरल हो रहा है जिसमें एक पहाड़ अचानक टूटने लगता है और फिर कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो ताइवान के केलुंग का है। ये वही ताइवान है जिस पर चीन अपना दावा ठोकता रहता है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक सड़क के दूसरी ओर पहाड़ टूटने लग जाता है और टूट करके गिर जाता है। ऐसे में वहां मौजूद एक कार चालक अपनी गाड़ी को रोक करके पीछे करने लग जाता है। धीरे धीरे इस लैंडस्लाइड की वजह से पूरी सड़क जाम हो जाती है। पेड़ भी नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ तभी दिखाई देते हैं कि सफेद टोपी पहनी एक महिला इस घटना का वीडियो बना रही है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये लैंडस्लाइड भयावह रूप ले रही है तो तुरंत फिर वो अपनी वीडियो बनाते हुए पीछे भागने लगती है। जान बचाने की जगह उसका ध्यान वीडियो बनाने पर है, जिसकी वजह से लोग उस पर भड़क भी गए हैं। उसी दौरान नजर आता है कि पहाड़ के धसकने की वजह से बाएं तरफ खड़ी बहुत सी गाड़ियां उसमें दब गई। आपको बता दें कि पहाड़ों पर अक्सर चौड़ी जमीन पर गाड़ियों को पार्क करने की जगह बना दी जाती है। या वहां पर भी लोग अपनी गाड़ी पार्क करते थे। दोस्तों, इंसान की मौत होने के बाद उनका परिवार के लोग अंतिम संस्कार और फिर श्राद्ध कर्म करते हैं, ये तो आपको पता है। इसके पीछे तर्क यह है कि मृत की आत्मा को शांति मिले। जब मरने से पहले श्राद्ध कर्म और फिर पिंडदान शायद ही किसी का होता है, लेकिन बिहार के सारण जिला से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ जिंदा इंसान ने खुद का श्राद्ध कर्म और पिंडदान पूरे विधि विधान से करवाया। ये पूरा मामला सारण जिला के एक माँ भोदसा गाँव का है। आपको बता दें कि 52 वर्षीय राजेंद्र पांडे उर्फ ललका बाबा ने जीते जी खुद का श्राद्ध कर्म और फिर पिंडदान किया है। राजेंद्र पांडे यानी कि ललका बाबा ने कहा कि मरने के बाद जिस्म का क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए जिंदा रहते ही श्राद्ध कर्म हो जाए तो फिर रूह को तसफ्फी मिल जाएगी। मरने के बाद जिस तरह से मृतक के परिजन विधि विधान से कर्म करवाते हैं, ठीक उसी तरह राजेंद्र पांडे ने अपने सामने श्राद्ध कर्म करवाया। 11 दिनों के विधि विधान के बाद खुद का पिंडदान भी करवा दिया। राजेंद्र पांडे ने कहा कि उनकी शादी नहीं हुई है। इस बात की हमेशा फिक्र सताती रहती है कि मरने के बाद श्राद्ध कर्म की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए जीते जी खुद से ही श्राद्ध कर्म करने का फैसला किया। अब खुद से कर्मकांड पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली है। अब खुद से कर्मकांड पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 38 में से 45,000 गाँव में जमीन सर्वे शुरू होने वाला है। इसके लिए कर्मियों को जिले में तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि अब सर्वे के काम में तेजी लाई जाएगी। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सर्वे के लिए सुविधा पर बहाल 10,101 कर्मियों को जिला आवंटन किया गया है। इन कर्मियों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर सभी को गाँव में चल रहे जमीन सर्वे के काम में लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे में 20 जिलों के 79 अंचलों के 4,927 गाँव यानी कि मौजों में बीते 4 साल से चल रहा है। वही साल 2022 में अन्य 18 जिलों के 9619 मौजा में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण इसे रोक दिया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माने तो 10,101 नए कर्मियों की तैनाती के बाद एक साथ 38 जिलों के सभी 45,000 मौजों में जमीन सर्वे शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द सर्वे का काम को पूरा कर लिया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है।
दोस्तों, देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है। हालांकि इस बार भाजपा को अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ है, लिहाजा उसे हर हाल में अपने सहयोगी जदयू और फिर टीडीपी पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में अब इसी बात को लेकर के पहली बार बक्सर से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा दावा किया है, जब उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर देश में नई सरकार का गठन होगा। ये सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है। दरअसल बक्सर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद सुधाकर सिंह इन दिनों जनता के बीच जाकर के उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुधाकर सिंह जब अपने विधानसभा के रामगढ़ में पहुंचे तो फिर उन्होंने खुले मंच से कहा कि एनडीए की ये सरकार मजबूत सरकार नहीं है, ये ढीली ढाली सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। इसलिए यदि आने वाले 8 से 12 महीने में नई सरकार बने तो फिर इसमें कोई भी अचंभित वाली बात नहीं होगी। अब बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं कि किशनगंज, गोरखपुर, सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे के डीपीआर तैयार कर लिए गए हैं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने बिहार के 2 एक्सप्रेस वे बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने गोरखपुर, सिलीगुड़ी, किशनगंज और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे के डीपीआर अविलंब मांगी है, जल्द ही मांगी है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने लक्ष्य तय किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में इन दोनों एक्सप्रेस वे की 100 किलोमीटर खंड का काम शुरू कर दिया जाए, ताकि चरणवार तरीके से इस परियोजना को पूरा किया जा सके। इस परियोजना का डीपीआर भारतमाला परियोजना के तहत बनाई जा रही थी, लेकिन तटीय कारणों के से ये ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने विजन 2047 के तहत इन सड़कों का निर्माण तेजी से करने का निर्णय लिया है।